हाँ जी, तो चलिए आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेम है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन क्या होता है? इसमें होता है टू रेशियोज इक्वली होनी चाहिए, मतलब A इज टू B, C इज टू D। ये जो साइन है ये किसका है? प्रपोर्शन का है। इसमें जो ये दो रेशियोज हैं, ये दो रेशियोज जो है वो इक्वली होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे आप कह लो कि A अपॉन B इज टू C अपॉन D, टू इक्वली रेशियो इज कॉल्ड दी प्रपोर्शन, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे कि हम करेंगे कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? AD इज इक्वल टू CB, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे अब? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। जैसे हमारे होता है ना A एंड D जो हुआ वो क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड B एंड C जो हुआ वो क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम मतलब जो A एंड D हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब जो सेंटर के हैं B एंड C हैं। क्लियर? ठीक है। उसके बाद ये जो सिंपल था हमारा प्रोपोर्शन, जैसे हमने क्वेश्चन इसके निकालेंगे तो हमें सिंपल होगा A इज टू B की फॉर्म में, C इज टू D की। ये हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा होगा, हमें कोई भी इसमें टर्म्स दे रखे होंगे, कोई भी हमें नंबर्स दे रखे होंगे, जिससे हमने इसके प्रोपोर्शन का एक वैल्यू निकालना होता है। जैसे कि हमें A B दे रखा हो, C ना दे रखा हुआ और D दे रखा हुआ, तो हमने इसको कैसे आंसर लाना होता है? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ठीक है। तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड A एंड D को इंटू कर देना, इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा BC, ठीक है। तो जो टर्म हमें नहीं दे रखी, जैसे कि हमें C नहीं दे रखा होगा, तो हमने क्या करना है? AD और ये जो B होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू C, तो वो टर्म आपकी आ जाएगी। ये था हमारा सिंपल प्रोपोर्शन का निकालने का, ठीक है। जैसे भी आप यहाँ पे नंबर्स में एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास 4/5 इज टू कुछ भी ले लो 3/x, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो x की वैल्यू है वो आप निकालो, कोई बात नहीं। हमने क्या करा? 2/5 इज इक्वल टू 3/x, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो x कितना हुआ आपका? 3 इंटू 5/2 मीन्स 15/2, जो क्या आएगा हमारा 7.5, ठीक है। ये हमने निकाल दिया प्रपोर्शन, जो सिंपली आपको क्वेश्चंस में इसमें दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक मीन प्रपोर्शन। क्या आता है आपका? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है? ये होता है हमारा, जैसे हमने कहा था कॉन्टिन्यूड, ठीक है ना, सेम ये वही चीज होगी, कॉन्टिन्यूड। कैसे है? जैसे A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, ठीक है। तो जैसे उसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बन जाएगा B² इज इक्वल टू AC, या फिर यहाँ पे जरूर लिखना और B इज इक्वल टू √AC, ठीक है। ये आपका है मीन प्रोपोर्शन। इसमें आपको
दो नंबर्स कोई भी दे रखे होंगे, कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा, एक्स वाई जेड कोई भी आपको नंबर दे रखा होगा, जिसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक मान लो आप 2 एंड एक मान लो आप 8, ठीक है। ये आपको दो नंबर उन्होंने आपको दे रखे होंगे और बोला होगा उन्होंने आपको कि मीन प्रोपोर्शन निकाल लो, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन निकाल लो। 2 एंड 8 आपको दे रखा है, आपने बोला है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब ही यही होता है कि हमें बी स्क्वायर निकालना है। ये हमें ए दे रखा है और हमें यहाँ पे सी दे रखा हुआ है, ठीक है। ए एंड सी दे रखा हुआ है, हमने क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, 2 इंटू 8, ठीक है, 2 8 16 हो गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया, 4 4 16 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस ये लिखा होगा कि मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो आपको माइंड में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब है हमारी 3 टर्म्स होंगी सिर्फ, जिसमें ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है, चलिए। कई बार क्या होता है, 3 ही चीजें दे रखी होती है, 3 ही वैल्यूज दे रखी होती है हमें, और आपको बोला होता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखना कि वो प्रोपोर्शन में है, मतलब सिंपली प्रोपोर्शन में है। अगर तो उन्होंने 4 आपको कोई वैल्यूज दे रखी हैं, 4 वैल्यूज आपको कोई दे रखी हुई हैं, जैसे कि 2 6, यहाँ पे आपको x दे दिया और यहाँ पे आपको 8 दे दिया, ठीक है, और आपको बोला कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तब तो आपको पता है कि आपने सिंपल 2/6 इज इक्वल टू x/8 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला हो 2 एंड 6, सिर्फ ये दो टर्म्स दे रखी हूं, और आपको बोला हो थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, ठीक है। तब आपने क्या करना है, तब इसका ये मतलब है कि हमारा ये वाला अगेन फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला। तो अब ये जो हमारी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये ए है हमारा और ये बी है, ठीक है। तो हमने कैसे करना है इसको, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ए कितना हमारे पास 2 है, बी कितना है 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे c है, तो ऐसे हो गया। तो क्या बना हमारा 2c इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 6 6 36 अपॉन 2, तो 2 1 2 8 16, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। क्लियर है, बस ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, ठीक है, तो किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि थर्ड प्रोपोर्शन किस वे में, सिंपल प्रोपोर्शन पूछा है या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये था आपका सिर्फ प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ फॉर्मूले, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आपकी मेन मॉड्यूल के, उसमें आपको कैसे दिया हुआ है प्रोपोर्शंस, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखो, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इक्वल होने चाहिए टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 4 क्वांटिटीज जिसको हम कहते हैं ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शन इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज टू बी और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है सी इज टू डी, ठीक है। और ऐसे भी कह लो कि इफ a is to b is equal to, a is to b is equal to c is to d, that is if ad, मतलब इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, this one ad is equal to ac, sorry ad is equal to bc, ठीक है। क्लियर है, वो चीजें थी जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ उन्होंने थ्योरेटिकली उन्होंने लिख के आपको दिया हुआ है। The quantities A, B, C and D are called terms of the proportion, ठीक है। टर्म्स कहलाते हैं, A होगी फर्स्ट टर्म, B होगी सेकंड टर्म, C होगी थर्ड टर्म एंड D होगी आपकी फोर्थ टर्म, ठीक है। जो कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म मतलब A एंड D जो है वो होती है एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, और जो सेकंड एंड थर्ड होती है वो उसको कहते हैं मीन्स या मिडल टर्म, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती है, A एंड D वाली, एंड जो सेंटर की होती है वो हम कहते हैं उसको मीन टर्म, B एंड C वाली, ठीक है। बस ये ध्यान रखना,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर? चलिए, प्रोडक्ट ऑफ, उन्होंने बस ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। वो कैसे आए थे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू करा था ना हमने ऐसे, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करी थी, जैसे कि हमारा आया था ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये किसके थ्रू आया है? बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, किसके थ्रू आया ये? क्रॉस प्रोडक्ट रूल के। अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी थी, जिससे हमारा ये चीज हमारी बन के आ गई है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, मैंने ये बताया था आपको कि 3 क्वांटिटीज हैं, ए बी एंड सी ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन मैंने कैसे बताया था आपको कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। कॉन्टिन्यू है ना, नीचे वाला टर्म जो है वो अगेन ऊपर जा रहा है, न्यूमरेटर में जा रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूस हो गया। इसलिए तो हमारा क्या फॉर्मूला बन के आता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन देन द मिडल टर्म बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, 3 टर्म्स के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो कौन होगा? बी होगा। और फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? हमारा ए होगा। और सेकंड, सॉरी, सी होगा हमारा, जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? इसको हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट ये अब इसके आते हैं इलस्ट्रेशंस। बट हम इलस्ट्रेशन करने से पहले से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। पहले हम ये करते हैं। सबसे पहले आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम पहले ही कर चुके हैं, कि मैं आपको यहीं पे शो करके दिखाती हूँ कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ गया? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हो गया हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड हमारी क्या है? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इसको आप कह लो या तो इनवर्स कर लो। ठीक है, ब्रैकेट में इन्वर्टेंडो है जिससे, इसको यहाँ पे लिख दो इनवर्स, ताकि आपको बाद में मतलब रिवीजन के तौर पे आपको ये एकदम से माइंड में क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा ये, क्योंकि वर्डिंग जो नाम है ऐसा अजीब से, तो वो याद करने मुश्किल होते हैं, तो बंदे को एक बार पता लग जाता है कि भाई इन्वर्स मतलब इन्वर्टेंडो। ठीक है, मतलब वो समझना बाद में जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको वो समझना ईजी हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा ब्रैकेट में चीज़ें लिख लिया करो ताकि आपको बाद में के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, इन्वर्टेंडो का मतलब इनवर्स। अगर a अपॉन बी इज टू सी अपॉन डी है तो हमने क्या कर लिया? b अपॉन ए इज टू डी अपॉन सी। ठीक है, ये था हमारा इन्वर्टेंडो। थर्ड आता है हमारा ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो जैसे कि आपके पास है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसमें हमने क्या करना है? ऑल्टरनेंडो में क्या करना है? हमने इस प्रॉपर्टी में क्या करना है? हमने इंटरचेंज करनी है पोजीशन। किस किस की? बी एंड सी की, बस। ठीक है, सबकी नहीं करनी, सिर्फ बी एंड सी की जो पोजीशन हमने वो इंटरचेंज करनी है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए अपॉन बी की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, और यहाँ पे सी की जगह हमारा क्या आ जाएगा? बी अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? ये ए इज टू सी प्रोपोर्शन B is to D। ठीक है, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में आप लिख दो यहाँ पे इंटरचेंज B एंड C, इंटरचेंज B एंड C। ठीक है, उन दोनों की जो पोजीशन को आप चेंज कर दो, B एंड C की पोजीशन को चेंज कर दो, उसको कहते हैं ऑल्टरनेंडो। ठीक है, देन फोर्थ आता है हमारा कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब a अपॉन बी इज टू सी अपॉन डी। आपने क्या करना है इसमें? a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। मतलब न्यूमरेटर
प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कॉम्पोनेंटो में क्या करना है आपने, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, नहीं तो आप पूरा भी लिख लो अपनी तरफ से, मैंने तो सिंपल आपको भी थोड़ा लिखा है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। तो ये चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज टू डी, ठीक है। a प्लस बी इज टू बी, यहां नीचे लिख देती हूँ, a प्लस बी इज टू बी प्रोपोर्शन c प्लस डी इज टू डी, ठीक है। ये था आपका कॉम्पोनेंटो। इसका ऑपोजिट डिविडेंडो, जो हमने वहां पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया था कॉम्पोनेंटो में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे कि a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज टू बी प्रोपोर्शन या इक्वल टू, जो भी आप पढ़ना चाहे वो लगा सकते हो, ठीक है, c माइनस डी इज टू डी। क्लियर? ये था हमारा कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। फर्स्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सेकंड था हमारा इन्वर्टेंडो, फिर था हमारा ऑल्टरनेंडो, देन था कॉम्पोनेंटो, देन डिविडेंडो, ठीक है। अब आता है हमारा दोनों का मिक्सचर, किसका, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का, दोनों का मिक्सचर। इसमें हमने कुछ नहीं करना, जो सिंपल आपको दो टर्म्स है बस उनको इकट्ठा करना है, उन दोनों टर्म्स को अपने इकट्ठा करना है। कैसे करना है, यहीं पे कर देती हूँ। देखो क्या था पहला कॉम्पोनेंटो, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ये था हमारा सिर्फ कॉम्पोनेंटो का, ठीक है। डिविडेंडो हमारा क्या था, वो था a माइनस बी अपॉन बी, और या आप कह लो क्या पोर्शन में से करके दिखा देते हैं, या ये इक्वल में करते हैं, उन्होंने किस वे में किया आपको, a माइनस बी अपॉन बी एंड c माइनस डी अपॉन डी। क्लियर है? अब ये देखो आप कि जोन से हमारे ये चीज होगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों चीजों को हम फॉर्म में लेकर आएंगे, जैसे कि आपने बोला कि a प्लस बी अपॉन बी, ठीक है, और a माइनस बी अपॉन बी, ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे, सॉरी, जब हम इसको ये अभी डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी अपॉन बी, और जो ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब ये इनटू में आ जाएगा, तो b हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से b कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, a प्लस बी एंड अपॉन a माइनस बी। सेम अपने ये चीज c प्लस डी एंड c माइनस डी में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले देते हैं कि c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये था हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन का। एक को मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया प्रूफ अलग से, वो आप समझ लेना, वैसे ही सेम प्रूफ होना है, वैसे ही होना है, ठीक है। तो ये किसका था, कॉम्बिनेशन का था, किसका, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अडेंडो। अडेंडो में क्या होता है, जैसे आपको दे रखा हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। अडेंडो में क्या होता है कि सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि इज यहाँ पे ले देते नीचे को, इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई,
अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, क्या लिखो आप यहाँ पे ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। ये था हमारा अडेंडो। ठीक है, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। एक और आता है, यहां पे लिख लो 8। एक और आता है 8 सब्ट्रेहेंडो, SUBTRAHENDO, सब्ट्रेहेंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अडेंडो का ऑपोजिट है। वो क्या होता है, यहाँ पे प्लस के साइन है, वहां पे माइनस के साइन होते हैं, जैसे कि A माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ। अडेंडो मतलब ऐड करना, सब्ट्रेहेंडो मतलब सब भागना मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अडेंडो मीन्स ऐड करना, सब्ट्रेहेंडो मतलब सब्ट्रैक्ट करना। ये आपकी 8 प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन की। ये था सिर्फ आपको बेसिक चीजें, प्रोपोर्शन की आपकी डेफिनेशन होगी, उसके आपके फॉर्मूलेज होंगे, प्लस ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, आप चलते अपने मेन के क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज का चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 6, 8। अब देखो, आप सिंपली बोला है उन्होंने कि फोर्थ प्रोपोर्शन में निकालना है, और 3 आपको टर्म्स दे रखी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी दे रखी है टर्म हमें, 4, 6 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे लिखा है x, क्योंकि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन ही निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4 कर लो, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 6 2 ज़ा 12, तो x इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देन द थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हमें, थर्ड प्रोपोर्शन, और हमें टर्म्स कितनी रखी हुई है, 2 दे रखी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसमें इन्होंने फॉर्मूला लगाना है कौन सा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। इसका मतलब ये है कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, 12 एंड 18 दे रखा है ना हमें। क्वेश्चन नंबर 2, एक हमें देखा है 12 एंड हमें दे रखा है 18, और हमें क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब ये वाला। ए कितना हमारे पास 12, बी कितना है 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 18 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे पास, तो 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 18। क्लियर, क्योंकि b का स्क्वायर होता है, तो चाहे आप x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लो कि 18 इंटू 18 अपॉन 12। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 9 ज़ा, अब कितना बच गया, x इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27। ये आपका आंसर आ गया। जो थर्ड प्रोपोर्शन था वो क्या आ गया हमारा, 27 आ गया। इस x की जगह पे हमारा क्या आ गया आंसर, 27। देखिए अब ऑप्शन है ऐसी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी 27। अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। अब मीन निकालना है हमें। ठीक है, अब हमें 25 दे रखा है एंड 81 दे रखा हुआ है, 25 एंड 81। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 25 एंड 81। अब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना हमें दे रखा हुआ है 25 एंड ए क्या हमें बी दे रखा हुआ है। ठीक है, ए कितना हमारे पास 25 एंड 81। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 81, ये क्या आया हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। ये अभी किसका स्क्वायर होगा, तभी इसका जो बी का जो स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आई थिंक
45 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 45। एक और ट्रिक समझ लो, किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आ जाए ना तो उसका जो स्क्वायर होता है वो निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, ये तो पता है आपको कि 5 5 25 होता है, तो वो पीछे 5 तो जरूर आना ही आना है। ठीक है, और एक इससे पहले वाला टर्म होगा, जैसे कि 20, देखो 4 इंटू 5 45, सॉरी 4 इंटू 5 इज 20, तो किसका हो गया ये 45 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखें b इज इक्वल टू 45, जो हमारा आंसर आया है क्या वो उसमें है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज 45। क्लियर है? एक बार आप चेक कर लीजिए चाहे। हाँ जी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। मीन्स उन्होंने एक रेशियो तो हमें दे रखी हुई है 6 एंड 13, ठीक है, और एक रेशियो का उन्होंने एक पार्ट दे रखा हो 26, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि एक और नंबर वो क्या होगा जिससे सारी रेशियो कंप्लीट हो जाएगी, इक्वली कहलाएगी। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें ए जो हमें एक ए जो टर्म है हमें वो ही नहीं दे रखी हुई। ठीक है, ए को हमने कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैं देखे 26 6 एंड 13। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट टर्म को कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, ये आपको दे रखा था, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 13x इज इक्वल टू 6 इंटू 26, x इज इक्वल टू 6 इंटू 26 अपॉन 13, बिकॉज 13 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, x की वैल्यू 12 आ गई। देखिए ऑप्शन नहीं है, मीन्स डी ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13 इज, मतलब एक रेशियो तो उन्होंने दे रखी है 6 एंड 13, और दूसरे रेशियो को बोल रहा है कि वो एक नंबर क्या होगा जिससे दोनों रेशियोज जो है वो इक्वली कहलाएंगी। तो हमने सिंपली हमें प्रोपोर्शन हमने बनाया उसका और वो हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर सी इज। ठीक है, अगेन हमें वैसे सिंपल फॉर्म में हमें उसको लाना है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में। टू ए स्क्वायर एंड सी था, ठीक है, और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन ही निकालना था, तो आप ऐसे भी लिख लो चाहे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और ये हमें निकालना है x कर दिया मैंने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो ये हमारा क्या आया, 2ax इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी कर लो। ठीक है, तो हमने x यहाँ रख दिया क्योंकि हमें x की वैल्यू ही लानी है, तो ए स्क्वायर सी अपॉन 2a। ठीक है, अब एक कटिंग होगी, क्लियर ना समझ आए इसलिए मैं आपको ये भी लिख रही हूँ कि a इंटू सी हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 2a, तो a से a कट गया तो आपके बन गया ए सी अपॉन 2। ये आपका x की वैल्यू आ गई, ए सी अपॉन 2, ए सी अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं था, जहां जहां पे आपकी जो टर्म्स उन्होंने पूछे, सिंपल उन्होंने पूछा ही है कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लो, तो मतलब आपकी डी वाला जो टर्म है वो निकालना है। तो हमने बाकी की सारी वैल्यूज हमने उस टर्म में पुट कर दी, देन हम उसके वैल्यू लेकर आ गए। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट, इफ 4 नंबर्स, ये हमें 4 नंबर्स दे रखे हुए हैं, अब प्रोपोर्शन देन एक्स इज, अब हमें एक्स की वैल्यू लेकर आनी है, 1/2, 1/3, 1/5। 1/2, 1/3,
1/5 एंड 1/x दे रखा था, ठीक है। अब इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब a कितना आपके पास 1/2 है और b कितना आपके पास 1/3 है, इज इक्वल टू 1/5 है और 1/x है, ठीक है। ऐसे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपली फॉर्म में पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ये डिवीजन में है ना, अगर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 इंटू x/1। हमारी फॉर्म सिंपल फॉर्म में हम आ गए हैं, मीन्स 3/2 इज इक्वल टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी हमने तो हमने क्या करा 2x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/2। 15/2 या 7.5 देखें पॉइंट्स में के सिंपल इस टर्म में ही है 15/2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है। इतनी बस बात आप समझ लेना कि जब हमें टर्म्स इस वे में दे रखी हो तो ऐसा आपका क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, तो सिंपल पहले आपको इसको सिंपली फॉर्म में करो, ठीक है। जब भी आप डिवीजन से आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आना चाहते हो तो आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर है वो रिवर्स हो जाएगा। वो कैसे रिवर्स होगा कि जो ऑलरेडी जो इसमें डिनोमिनेटर है वो क्या चल जाएगा न्यूमरेटर में चल जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था वो कहाँ चल जाएगा वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है। बस ये बात एक चीज क्लियर रखना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका, आप देखिए अगेन फिर से वो क्वेश्चन आ गया, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x² एंड 27y², ठीक है। मतलब b² इज इक्वल टू AC वाला फॉर्मूला है, मीन निकालना है, मतलब हमें b² निकालना है 12 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 7, 12x² एंड 27y² हमें दे रखा हुआ है, ठीक है। मेन प्रोपोर्शन निकालना है तो मतलब क्या है आपका कि b² इज इक्वल टू AC। अब a कितना दे रखा है हमें 12x² और c कितना हमें 27y²। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कि 27 इंटू 12 324, अब वो किसका अंडर रूट है 18 का 324 और ये b इज इक्वल टू 18, ठीक है। 18 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 324 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारा कितना आया 324। तो हमने यहाँ पे कर दिया, याद रखना है यहाँ पे x² y², ये x एंड y आ जाएगा, स्क्वायर तो हट गया ना फिर। ऑप्शन नंबर ए 18xy, ठीक है। चेक कर लो आप एक बार। हाँ जी, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5, देन a इज टू b इज टू c। हमें रेशियोज निकालनी है, एक्चुअली में उसकी क्या वैल्यूज हैं a इज टू b इज टू c की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5, ठीक है। और हमें क्या निकालना है a इज टू b इज टू c। सिंपल है, a के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। क्योंकि हमें एक्चुअल में उनकी कोई रेशियोज के कोई नंबर तो नहीं दे रखे थे ना, हमें तो अपॉन में दे रखा है, ठीक है। हमें उसके नंबर्स लेकर आने हैं तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो a क्या आ गया a इज इक्वल टू 1x, ठीक है। सेम ऐसे हम b में करेंगे, b/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 2x, एंड यहाँ पे हम कर देंगे c/5 इज इक्वल टू x, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 5x, ठीक है। x तो हमने लेट करने के लिए किया था कि हम अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम लेट करते हैं जैसे कि x,
हम एंड में उसकी वैल्यूज ले ही आते हैं, तो इसलिए वो x था। तो x अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो वैसे इनकी A:B:C की क्या रेशियोज आ गई है, 1:2:5। देखो ऑप्शन है ये 1:2:5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। A/3 is equal to B/4 is equal to C/7। चलिए, A/3 is equal to B/4 is equal to C/7 और हमें निकालना है A प्लस B प्लस C/C। A प्लस B प्लस C/C, ठीक है। ठीक है, अब तो हम क्या किया, हम पता कर चुके हैं कि एक्चुअल में कैसे आता है इसका फॉर्मूला, कैसे हम इसको नंबर्स लेकर आते हैं। A/3 इज इक्वल टू x, ऐसे ले आए तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, A इज इक्वल टू 3x। ठीक है, B/4 इज इक्वल टू x, तो क्या आ गया, B इज इक्वल टू 4x। C/7 इज इक्वल टू x, तो क्या आ गया हमारा, C इज इक्वल टू 7x। अब हमने उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, मतलब A प्लस बी प्लस C/C। A कितना है हमारे पास, 3 प्लस 4 प्लस 7/7, तो कितना आ गया, 7 प्लस 7 इज 14/7 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस जैसे हमने नॉर्मली हम इसके नंबर्स पहले लेकर आते हैं वो लेकर आए और हमने इस इक्वेशन में हमने उसको पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमारा है P/Q इज इक्वल टू R/S, 2.5:1.5। P/Q is equal to R/S is equal to 2.5 1.5। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ PS is to QR, PS is to QR, PS is to QR, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब ये देखो P की वैल्यू क्या है, P इस किसके इक्वल है, R की, R किसके इक्वल है, 2.5 के, मतलब P एक्चुअल में 2.5 के इक्वल हुआ, तो P में हमने क्या लिख दिया, 2.5 इंटू, क्योंकि P इंटू S है ना, PS है, S कितना है हमारे पास, S इज इक्वल टू 1.5 है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 1.5। हम इसको PS/QR भी लिख सकते हैं ना, तो मैंने वो यहाँ पे QR लिख लिया। Q कितना है आपके पास, 1.5 इंटू, ठीक है, R कितना है आपके पास, 2.5। देखा जाए तो दोनों चीजें कट हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 1.5 यहाँ पर भी और 1.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है, मतलब इसकी क्या रेशियो आ गई, 1:1, 1:1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बिल्कुल सही चीज है, उन्होंने बोला है ये अगर इक्वल इसके है और ये इसके इक्वल है और आपको ये दो टर्म्स दे रखी हुई हैं। ठीक है, और आपने क्या करना, बस जो जैसे P किसके इक्वल था, R किसके इक्वल था, 2.5 का, तो इनडायरेक्ट हम डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो P है वो इक्वल टू किसकी है, 2.5 के। बस हमने वो वैल्यूज उसमें पुट करी हैं, तो उसके बाद वो डिवीजन में था तो सब कुछ वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था एक दूसरे से, डिवीजन करके हमारे क्या आ गई, 1:1 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका है, x/y इज इक्वल टू z/w। x/y इज इक्वल टू z/w। क्वेश्चन नंबर आपका था 10th, सॉरी 11 था। उन्होंने वैल्यूज कितनी दे रखी है, 2.5:1.5
1.5। टू 2.5 इज टू 1.5 और हमें वैल्यूज निकालनी है। हमें अब वैल्यूज निकालनी, किसकी निकालनी है वैल्यूज? x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम। अब अगर हम इस चीज को हम उस फॉर्म में लिख के देखते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन डब्ल्यू, तो ऊपर कितना है 2.5 और नीचे कितना है 1.5। ठीक है, अब सिंपल बस हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी थी 2.5 है तो 2.5 डाल दो, प्लस z की वैल्यू कितनी है 2.5 है क्योंकि वो इक्वल है ना इसके, ये भी 2.5 है ये भी 2.5 है, अपॉन x अपॉन x प्लस जेड है ना। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस w की भी कितनी 1.5। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं। ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा हमारा 3, 5 अपॉन 3। देखिए आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर सी 5 अपॉन 3, बिल्कुल ठीक है। क्लियर? दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया क्या था? दोनों में हमने वैसी चीजें सेम करी हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे सिर्फ प्लस का साइन, और लेकिन हमने वैल्यूज तो वही पुट करी है ना जो जिसके इक्वल है। जैसे x किसके इक्वल है 2.5 के, z भी किसके इक्वल था 2.5 के, तो साइन को सता प्लस का था तो हमने दोनों को प्लस कर दिया 2.5 एंड 2.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या था y एंड w, और वो कितना था 1.5, तो हमने दोनों को साइन किसका था एडिशन का, तो हमने एडिशन का साइन करके अब हम आंसर ले आए। वही यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था और वही वैल्यूज हमने वैसे पुट करी हैं, तो वो मल्टीप्लाई करके वो डिवीजन से कट गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था प्लस का साइन था, इसलिए वो प्लस करके आपने जितना आंसर लेकर आई हो तो उससे वो आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ जी, तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, इफ 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4, द वैल्यू ऑफ x इज टू y। हमने वैल्यू लानी किसकी, x एंड y की। ठीक है, रेशियो में ही लानी है। तो ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है हमें, उससे हमने x एंड y की वैल्यूज लेकर आनी है। 5x माइनस 3y एंड 5y माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर 12, 5x माइनस 3y देन 5y माइनस 3x, यही है बिल्कुल, इज इक्वल टू 3/4। इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 5y माइनस 3x। 4 5 जा 20x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 5 3 जा 15y माइनस 3 3 जा 9x। ठीक है, अब x की टर्म को अलग कर दो, y की टर्म को एक साइड कर दो। 20x प्लस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y। अगेन ये माइनस का साइन था, इक्वल टू के साइड आया तो साइन चेंज हो गया, ये बन गया आपका 29x इज इक्वल टू 27y। ठीक है, तो आप ऐसे कह लो चाहे 27/29, यहाँ पे x रह जाएगा ना, यहाँ पे y आ गया तो y इधर को चला जाएगा
तो आपका आ गया ये यहाँ पे x अपॉन वाई मतलब 27 अपॉन 29। 27:29 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्लियर? कुछ नहीं था, ये इक्वेशन हमें दे रखी थी, इक्वल टू हमें 3/4 दे रखा था। इससे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने x एंड y की वैल्यूज लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया हुआ इसमें a/b इज 3:2। क्वेश्चन नंबर 13th, a/b is equal to 3:2 and second b/c is equal to 3:5 और हमें a/b/c निकालना है। b/c कितना है हमारे पास, 3:5। हमें दे रखा है b/c। अब अगर आप ऐसे देखो कि a/b हमें कितना दे रखा है, 3:2 और b/c हमें दे रखा हुआ है 3:5। अब जो हम पहले क्वेश्चंस करते थे प्रोपोर्शंस वाले, उसमें क्या होता था, कॉन्टिन्यू होता था। जब b² हम करते थे तब पता लगता था कि ये भी इक्वल होता था, ये भी चीज सेम होती थी। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ही b के जो वैल्यूज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अब क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, या तो आप इस चीज को, ठीक है, इस चीज को सिर्फ आप ये चीज नोट करना कि जो b की दोनों टर्म्स है ना, जो दोनों टर्म्स b की है, एक तो टर्म कौन सी है 3 है, एक कौन सी टर्म है आपकी 2 है। ठीक है, इस वाली टर्म को आप इंटू कर दोगे 3 से, मतलब कि इसके ऑपोजिट वाली b की वैल्यू से। ठीक है, अब इस वाली टर्म को आप किससे करोगे, इंटू किससे करोगे, इस टर्म से, मतलब 2 से। और पूरे से ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ b से करोगे तब गलत हो जाएगा आंसर, पूरे से ही करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है ना, वो इकट्ठी होती है ना, इसलिए a/b की फॉर्म में दे रखा हुआ है तो अकेला इससे नहीं कर सकते, पूरे टर्म से करना है आपको, 3:2 दोनों से करना है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ दोनों जो b की वैल्यूज हैं, ठीक है, दोनों जो b की वैल्यूज हैं, हमने सिर्फ उनके ही वैल्यूज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हम a/b को देखें तो जो b की जो वैल्यू है हमने b/c वाले उस वाले से इंटू करना है, और अगर हम b/c का देखें तो जो b की वाली है, जो b की वैल्यू हमने उससे उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/b इज इक्वल टू 3:3, यहाँ पे आ जाएगा 2:3। यहाँ पे करेंगे अगर हम b/c, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 2:2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a/b 3 3 9 एंड 2 3 6। यहाँ पे b/c कितना आ गया, 3 2 6 एंड 5 2 10। देखो अब दोनों b इक्वल हो गए ना, ठीक है, b दोनों इक्वल हो गए तो क्या रेशियो बन गया इनकी, a/b/c की, a है 9, 9:6:10। क्लियर? बस ये ध्यान रखना कि जो दोनों b हैं, दोनों की b की जो वैल्यूज है हमने एक दूसरे के रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बाकी सारा सेम वही चीज है, क्योंकि हमने मेन क्या इसमें चीज है कि हमने दोनों में जो b की वैल्यूज है उसको एक करना है, अलग अलग नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शन है ना, मतलब रेशियोज लेकर आने ना, तो एक अगर a/b अलग होगा और b/c की वैल्यू अलग होगी तो वो बात नहीं बनेगी। पूरा एक कॉन्टिन्यू लेकर आना है, तो हमें b की जो एक ही जो वैल्यू होगी उसी को लेकर आना होगा। ठीक है, चलो देखो तब तक आप। हाँ जी बच्चों, ये आ गया समझ? हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं हम इसको,
A/B/C हमें दे रखा हुआ है, ठीक है। पहले हमें A/B कितना दे रखा था, 3:2, 3:2, और दूसरा हमें क्या दे रखा था, 3:5, 3:5। B/C हमें दे रखा था 3:5, 3:5। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, जो इनकी नेबर वाले नंबर है ना, आप उनको वहीं पर उस वैल्यू को लिख दो। जैसे कि ये C की जगह पे, C पे कुछ नहीं था तो उसकी नेबर वाली जो वैल्यू है उसकी आपने यहाँ पे पुट कर दी। सेम A में कुछ नहीं है तो ये B वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 2 3 6, 5 2 10, ठीक है। 3 3 9, 2 3 6 एंड 5 2 10। तो ये ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर सिंपल आपको वैसे ठीक लगता है तो आप वैसे कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे ऐसे ठीक लगता है कि A/B/C की फॉर्म में आपने ऐसे ही लिख दिया और बस जो आपकी वैल्यूज यहाँ पे खाली थी, यहाँ पे कुछ नहीं था जैसे, तो आपने क्या कर दिया, साथ वाले जो नंबर्स हैं आपने उसमें उस जगह पे वो पुट कर दी। जैसे यहाँ पे खाली था तो यहाँ पे B की वैल्यू थी जो सी, वो आपने यहाँ पुट कर दी। यहाँ पे A खाली था तो यहाँ पे आपने 3 की वैल्यू पुट कर दी, बस। और ऐसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 9:6:10, दोनों जैसे मर्जी कर लो, दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये रहा ऑप्शन नंबर A, 9:6:10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। x/2 is equal to y/3 is equal to z/7। x/2 is equal to y/3 is equal to z/7, ठीक है। अब हमें क्या इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है जिससे फाइंड क्या करना है हमें, 2x - 5y + 4z अपॉन 2y। चेक कर ले एक बार, 5y माइनस प्लस 4z है, -5y + 4z है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब जैसे मैंने कल पहले ही बता दिया था कि ऐसे जब इक्वेशंस आ रखी होती है, ऐसे सब सम आ रखी होती है, तो हमें उसकी वैल्यूज कैसे लेकर आनी होती है। कि जैसे x/2 है इज इक्वल टू, हम a लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी x दे रखा हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो y/3 इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू 3a। अगेन z/7 इज इक्वल टू a, तो z इज इक्वल टू 7a। एक्चुअली में हम देखा जाए तो हमारे पास क्या रेशियोज आई इनकी, x/y/z की 2:3:7, ये हमारे पास इनकी रेशियोज आ गई हैं, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज हैं। अब हमने क्या करना है, अब बस हमने इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर दो, y में y की वैल्यू पुट कर दो एंड z में z की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। टू x - 5y + 4z अपॉन 2y, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 5y की वैल्यू कितनी है, 3, देन प्लस 4, z की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 2 × 3, ठीक है। 2 2 = 4 माइनस 5 3 = 15 प्लस 7 4 = 28 अपॉन 2 3 = 6, ठीक है। अब 28 + 4 इज 32, 32 माइनस 15 इज अपॉन 6, ये बन गया आपका 17/6, 17/6। देखिए ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 17/6, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, पहले x एंड y एंड z की आप
वैल्यूज लेकर आए, देन आपने इस इक्वेशन में आपने उन वैल्यूज को पुट कर दिया, तब आपका बाद में आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x is to y is 2:3, x is to y is equal to 2:3, then y is to z is 4:3. y is to z is equal to 4:3. अगेन वैसे ही क्वेश्चन आ गया, x is to y is to z, ठीक है, वही हमें रेशियोज निकालनी है। x upon y is equal to 2:3, y upon z is equal to 4:3। अब देखिए यहाँ पे अलग है, y की वैल्यू दोनों जगह अलग है, एक जगह 3 एक जगह 4 है, तो आप यहाँ तो इस पूरी टर्म को इंटू कर दो 4 से और इस पूरी टर्म को आप इंटू कर दो 3 से। ठीक है, ऐसे भी आप लेकर आ सकते हो। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 एंड y अपॉन z 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो आपकी क्या बन गई रेशियो, x is to y is to z की 8 is to 12 is to 9। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, x is to y is to z, तो आपका वो कैसे था 2:3 या 4:3, 2:3 यहाँ पे था 4:3, तो ये वाली टर्म यहाँ आ गई नंबर और ये वाला नंबर आपका यहाँ आ गया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर आ गया। मतलब दोनों देखो, दोनों तरीके से आपके एक आंसर आ गए हैं। ठीक है, कितना आया 8:12:9। देखिए ऑप्शन है 8:12:9 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्लियर, एक बार चेक कर लीजिए। क्लियर, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवीजन ऑफ ₹750 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। ठीक है, इसके अगेन दो मेथड्स हैं। ठीक है, दो तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। पहला हम देखते हैं 4:5:6 की रेशियो है इनकी। फोर इज टू 5:6 की रेशियो है। ठीक है, और टोटल इनके पास कितना है 750 है, 750 रुपीज़ है। ठीक है, तो बस उन्होंने रुपीज़ पूछे हैं कि हर किसी पर्सन के पास कितना कितना होगा। जैसे 4 का जो इसका 4 रेशियो है उसके पास कितना होगा, 5 रेशियो पास कितना होगा, 6 रेशियो पास कितना होगा। ठीक है, ₹750। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 750। ठीक है, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15x, 15x इज इक्वल टू 750। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 750 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा 0, 3 5 जा 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 50। ठीक है, तो वो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, मतलब 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 50 मीन्स 200 एंड 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250 एंड 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 300। ठीक है, मतलब 200, 250 एंड 300 ये इनकी रुपीज़ हैं जितने में ये शेयर कर रखे थे उन्होंने। ठीक है, अब देखो 200, 250, 300 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है,
अगर हमने डायरेक्टली ऑप्शंस के थ्रू देखना होता तो हम वो कैसे करते। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो, दो इन्होंने आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हुई हैं। ठीक है, दो कौन सी स्टेटमेंट है कि पहले तो इनका टोटल कितना होना चाहिए 750 का। तो आप देखो इन तीनों का टोटल 750 है। 300 प्लस 500 इज 300 प्लस 200 इज 500, 500 प्लस 250 इज 750। बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि 750 का टोटल है। अब देखो क्या इन तीनों के अगर हम रेशियोज निकालें तो क्या 4 5 6 ही आ रही है, तो 0 0 0 काट देते हैं हम, तो 20 बचा हमारे पास, 25 बचा एंड 30 बचा। ठीक है, तो 5 के टेबल से कट रहे हैं, 5 4 जा, 5 5 जा एंड 5 6 जा। तो डायरेक्टली हम ऑप्शंस के थ्रू से भी हम ये कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया कि ऑप्शंस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, और हमने कैसे अगर हमने अपना लॉन्ग प्रोसेस करना हो तो हम उस जगह पे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, तीनों रेशियोज को हमने पहले ऐड कर दिया, 4x प्लस 5x प्लस 6x, और उन्होंने बोला था ना कि इक्वल टू किसके हैं, ये 750 के हैं। तो उससे हम x की वैल्यू लाए, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 50 आई। अगेन हमने 4x मतलब 4 इंटू 50, 5x मतलब 5 इंटू 50 एंड 6s मतलब 6 इंटू 50। ठीक है, वैसे हम उसका आंसर ले आए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इज 150 ईयर्स। ठीक है, 10 years ago 10 साल पहले एजेस वर इन द रेशियो 7:8:9, द प्रेजेंट एजेस आर। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन। ठीक है, 3 बंदों के एजेस को मिला के कितना बनता है 750। ये भी दो तरीके से मैं आपको आंसर क्वेश्चन करके बताऊंगी, एक तो हम सीधा डायरेक्टली करेंगे ऑप्शंस के थ्रू, और एक मैं करके आपको दिखाऊंगी लॉन्ग प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो पहले हम कंडीशन क्या उन्होंने बोली है कि जो तीनों को एजेस को मिला कितना बनना चाहिए, इनका 150 बनना चाहिए। ठीक है, अब 45 प्लस 50 प्लस 55 देखो 150 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, 45 प्लस 50 प्लस 55 आपका देखो 45 प्लस 50 प्लस 55 आपका 150 होता है। बिल्कुल, पहली कंडीशन तो उसने फुलफिल कर दी। सेकंड कंडीशन वो क्या कहता है कि इन तीनों की रेशियो देखो 7:8:9 होती है, 7:8:9 होती है। तो अगर देखें हम, ये होगी हमारी 5 9 जा 45, होगी 5 10 जा होगी 50। ठीक है, ये 55 नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं आपको रुको, पहले मैं आपको उसके तरीके से बताती हूँ जो इसका लॉन्ग मेथड है। ठीक है, अब आप वो एक बार चेक कर लिया आपको, ताकि फिर मैं आपको इससे कंपैरिजन करके बता दूंगी कैसे आएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए सम कितना है 150 का है 3 एजेस का, सम ऑफ 3 एजेस इज इक्वल टू 150। ठीक है, उनकी रेशियोज कितनी दे रखी हुई है, ये याद रखना कि उनकी रेशियोज किसमें दे रखी है 10 साल पहले की, 10 साल पहले की उनकी कितनी रेशियोज थी 7 8 एंड 9। ठीक है, और उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, सेवन एक्स 8x एंड 9x। ठीक है, ये कब की है 10 साल पहले की, और ये कब का है आपका प्रेजेंट एज का सम है। ठीक है, ये याद रखना कि ये प्रेजेंट एज का सम ऑफ, मतलब प्रेजेंट एज है 3 पर्सन को मिला के। ठीक है, और ये 10 साल पहले की है। क्यों ना हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए 7x प्लस 10 कर दें, 8x प्लस 10 कर दें एंड 9x प्लस 10 कर दें, क्योंकि 10 साल पहले का बताया ना उन्होंने। ठीक है ना, 10 साल पहले की इन तीनों की रेशियोज कितनी थी 7:8:9 थी, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट एज के तीनों के सम करके दे दिए, प्रेजेंट एज के उन्होंने तीनों के सम करके दे दिए। तो अगर हमने उनको इक्वली करना हो तो हम क्यों ना उस रेशियोज को ही हम उसमें ऐड कर दे 10-10 साल।
ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 7x प्लस 10, 8x प्लस 10, 9x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना कर दिया हमने, 150 से इक्वल रख दिया। ठीक है, तो इक्वल टू हमने कितना कर दिया, 150। अब देखो सब कुछ इक्वल हो गया। अब जो वो 10 साल पहले का था, हमने इक्वल करने के लिए उनको 10-10 साल हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये 7x प्लस 10 प्लस 8x प्लस 10 प्लस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 150। क्योंकि उन्होंने बोला था ना 3 पर्सन है, उनका टोटल कितना हमारा 150 का, और 3 पर्सन की रेशियो कितनी दे रखी थी 10 साल पहले की, वो 8:7:8:9 की थी। ठीक है, तो हमने 10 साल उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब देखो ये हो गई हमारी 30 हो गई, 10 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, और हमारे कितना बना 9 और 8 इज 17, 9 हमारा बन गया 24x प्लस 150। तो 24x इज इक्वल टू 150 माइनस 30। 24x इज इक्वल टू 120 अपॉन 120 सॉरी, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 24, जिससे हमारा x आ गया 5। ठीक है, 24 इंटू 5 इज 120। ठीक है, अब हमने इस x की जगह पे हमने क्या कर दिया, 5 वैल्यूज पुट कर दी, जैसे कि 7x प्लस 10 मतलब 7 इंटू 5 प्लस 10। ठीक है, देन 8x प्लस 10, देन 9x प्लस 10। ठीक है, तो 8 इंटू 5 प्लस 10, देन 9 इंटू 5 प्लस 10, 7 5 जा 35 प्लस 10 इज 45, 8 5 जा 40 प्लस 10 इज 50, देन 9 5 जा 45 प्लस 10 इज 55। तो आपका ये ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, देखो जो सम दे रखा था एजेस का वो आपको दे रखा था प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, 150, लेकिन जो उन्होंने रेशियोज दे रखी थी वो उन्होंने 10 साल पहले की दे रखी थी। तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, उस रेशियोज को मैंने ऐड 10 कर दिया, क्योंकि हमारी बैलेंस हो जाएगी सम जो मैं दे रखा था उससे और जो मैं रेशियोज दे रखी थी उसमें। बस उसको हमने इक्वेशन बना लिया, जिससे हमारी क्या एक्स की वैल्यू निकल आई। देन उसके बाद हमने उस एक्स को हमने उस रेशियोज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस। ठीक है, एक बार आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो। हाँ जी, ठीक है, और हमारा ऑप्शन देखें कौन सा था, 45 50 55, 45 50 55 बिल्कुल सही, यही ऑप्शन था। और अब हम देखें कि अगर हमने इसी ऑप्शन से अगर हमने डायरेक्टली हमने ऑप्शंस के थ्रू आंसर लाना तो वो कैसे लाना था। ठीक है, ये तो उन्होंने बोला था ना कि प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए तो उन्होंने रेशियोज कितनी दे रखी थी, हमें रेशियो कौन सी दे रखी थी, 10 साल पहले की ना, तो 10 साल पहले इसमें से पहले माइनस कर दो, मीन्स 45 माइनस 10 इज 35, 35 इज टू 40 इज टू 45। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो जो दे रखी है वो प्रेजेंट एज के हिसाब से दे रखी है ना, तो हमने क्या करना है 10 साल पहले की निकालनी है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा ना हमारा आंसर। तो देखो अब ये 35 40 45 कट रहा है किसी से, बिल्कुल कट रहा है, 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए था वो बिल्कुल सही था। ये हमने डायरेक्टली किससे कर दिया, हमने ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर हम निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट एज पूछी है ना, प्रेजेंट एज उन्होंने जो बताई है वो उन्होंने प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, अब हमने इससे हमने जो हमने रेशियोज निकालनी थी वो हमने 10 साल पहले की निकालनी थी।
ठीक है, हमने वो माइनस 10-10 साल कर दिए और हमने देखा रेशियो हमारी 7:8:9 बन रही है, तो हमने देखा बिल्कुल बन रही है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए के थ्रू आ गया। ठीक है, तो चाहे आप वैसे कर सकते हो अपना क्वेश्चन, चाहे आप इसमें भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये प्रपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन इज, उन्होंने सिर्फ बोला कि जो फोर्थ टर्म है ना वही गलत है, उसी को ठीक करना है, बाकी सारे हमको वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो 14/16, 35/42। 14/16, 35/42। 35 ही था। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। ठीक है, 14 इंटू 42, 14 इंटू 42 इज इक्वल टू 35 इंटू कितना 16। ठीक है, अब इसमें क्या बोला उन्होंने कि ये वाला प्रोपोर्शन जो है वो गलत है। इसका मतलब है प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें a is to b is equal to c is to d होता है। क्लियर है, तो अब इसमें क्या है कि जो रेशियोज है वो इक्वली नहीं है। अब देखो, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 35:16, 35 इंटू 16 इज इक्वल टू और आपका 560 एंड 14 इंटू 42 ये आ रहा है आपका 588। ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। इन्होंने बस क्या बोला लेकिन कि 560 तो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। हमने इस वाली इक्वेशन को, इस वाले नंबर को हमने 560 तक लेके जाना है, और हमने हमारा जो नंबर है वो कौन सा गलत है, 42, मतलब डी वाला ही गलत है। जैसे कि a/b, c/d, तो हमने सिर्फ डी वाले प्रोपोर्शन को ही, डी वाले रेशियो को ही हमने सिर्फ नंबर को चेंज करना है। ठीक है, चाहे हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कि इसमें जैसे अब 42 है, अगर हम 40 करके देखें, मीन्स 14 इंटू 40 तब आ गया हमारा 560 इज इक्वल टू 560। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर थोड़ा कम करना था ना, 580 तक तो था, है ना। अगर हम 41 करते तब भी, अगर हम 41 इंटू 14 करते तो यहाँ पे 4 आ रहा होता, तो इसलिए आंसर ना होता, इसलिए 0 लाए हम यहाँ पे, तो इससे हमारे यहाँ पे 0 आ गया, तो इससे हमारा 560 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह पे, मतलब डी इस की जगह पे 42 की जगह पे हमारा पे आंसर क्या होना चाहिए था, 40, तो हमारी जो इक्वेशन दोनों इक्वल होती है। अब देखिए 40 है उसमें आंसर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी 40। ठीक है, अब आ गया आपकी चीज थ्योरेटिकल वाली, थोड़ी सी थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन टाइप में आ गया। कैसे आया, इन्होंने बोला है x/y इज इक्वल टू z/w इम्प्लाइज। ठीक है, कैसे कर रहा है, मीन्स y/x इज इक्वल टू w/z। देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो x/y, यहाँ पे कितना आ रहा है y/x, क्या हो रहा है, इन्वर्ट एंडो। ठीक है ना, इन्वर्स हो रहा है ना, x/y इज इक्वल टू कितना हो रहा है, y/x हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इन्वर्ट एंडो, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इन्वर्ट एंडो। यही फायदा होता है, अगर हम थोड़ी सी बेसिक्स हमने जब थ्योरी पहले पढ़ रखी होती है तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कितने आ रखे हैं आपके, 3 क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके, 4 क्वेश्चंस आ रखे हैं आपको सिर्फ बेसिक्स के ऊपर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, उससे क्या बन गया हमारा, P माइनस R Q माइनस S। मैंने क्या बताया था, एक था हमारा कि सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, वो था हमारा अडेंडो। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा ये रहा ऑप्शन नंबर ए, सब्ट्रीहेंडो, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें माइनस होते हैं।
ठीक है, न्यूमरेटर माइनस हो रहा होता है, डिनोमिनेटर भी माइनस हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is to b, a is to b is equal to c is to d implies a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। ये तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का ये था ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर तो सिंगल सिंगल दे रखा होता है a प्लस बी अपॉन बी, ठीक है, तो होता था हमारा कॉम्पोनेंडो। अगर a माइनस डी अपॉन डी होता तो वो था डिविडेंडो। अब उन दोनों का जो मिक्सचर किया है, कंबाइन किया उनका, तो मतलब वो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका ही। इफ u अपॉन v, इफ u अपॉन v is equal to w upon p, then u minus is equal to then u minus v upon u plus v and is equal to w minus p upon w plus p। u upon v is equal to w upon p, ठीक है, then u minus v upon u plus v and w minus p and w plus b, अगेन वही था हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ही था, ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर? ठीक है, चलो तब तक देखो क्वेश्चंस। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12, 16। अगेन प्रोपोर्शन है, मैंने सिंपल निकालना है। 12, 16 मतलब 12 अपॉन 16 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू x एंड यहाँ पर आपका 20 है, ठीक है, यही आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं। 23, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 16x इज इक्वल टू 12 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 अपॉन 16, ठीक है। 2 1 0, 2 8 16, 2 4 2 5 4 3 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 3 15, तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू है? 15। 23 का ऑप्शन कोई है 15? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी 15th, ठीक है। देन नेक्स्ट 24th क्वेश्चन 4, यहीं पे देखिए करके 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे हम कर देते हैं 13.5, ऐसा हमारा निकल जाएगा आंसर इजीली, ठीक है। हमारा 9x यहाँ आ गया, तो 13.5 इंटू 4, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 13.5 इंटू 4 अपॉन 9, ठीक है। तो अब आप कर लीजिए 13.5 डिवाइड बाय 9 इज 1.5, 1.5 इंटू 4 इज 6, ऑप्शन ए 6 आंसर आ रहा है, पूरा कट कटा के आपका आंसर आ गया, ठीक है। 24th क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 5.6 ग्राम, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लग गया हमारा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और मीन निकालना है मतलब हमें बी स्क्वायर ही निकालना है। और ए कितना है आपके पास? 1.4 ग्राम इंटू 5.6, तो 1.4 इंटू 5.6
7.84, हाँ जी 7.84 आया है, जो कि किसका अंडर रूट है, वो 2.8 का, 2.8 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैलसी का आप यूज कर सकते हैं इजीली। और आपको ये बी स्क्वायर था, तो ये किसका, बी इज इक्वल टू 2.8, जैसे कि आप बोल तो इसका, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2.8। ठीक है, अब देखिए a/4 b/5 इज इक्वल टू c/9। a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/9। और हमें निकालना क्या है, क्या ये क्वेश्चन दे रखी है हमें, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, अब देखो, अब तो आपको सिंपली पता लग ही गया होगा कि जो हमारा नंबर यहाँ होता है वही हमारे नंबर यहाँ आ जाता है। जैसे कि a/4 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो b/5 इज इक्वल टू x, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5x। ठीक है, c/9 इज इक्वल टू x, तो हमारा क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 9x। तो x तो हमारा कॉमन होता है, तो x हम लेते नहीं है, वो सिर्फ हमने किस लिए लेना होता है, लेट करने के लिए। ठीक है, तो हम एक जगह क्या पा देंगे, 4 प्लस 5 प्लस 9/9। तो 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18/9 इज इक्वल टू 2, 9 2 जा 18 होता है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, 2, ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट, 2 numbers are in the ratio 3:4. If 6 added to each term in the ratio, then the new ratio is 4:5. ठीक है, 3:4 हमें रेशियो दे रखी है पहले वाली, और 6 हमने ऐड करना है। ठीक है, 3:4 हमें रेशियोज दे रखी है, जिसमें हमने 6 ऐड करने हैं दोनों में, मतलब 3x प्लस 6 एंड 4x प्लस 6 इक्वल्स टू, न्यू रेशियो में क्या बोल रखी है उन्होंने, 4:5, 4:5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, 5 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 4x प्लस 6, 5 3 जा 15x प्लस 6 5 जा 30, 4 4 जा 16x प्लस 6 4 जा 24। ठीक है, अब अगेन x टर्म को आप एक जगह पर कर लीजिए और बाकी दूसरी टर्म को आप दूसरी साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 16x माइनस 15x। तो 30 माइनस 24 इज 6 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6। ऐसे अपने क्या करना है, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 3 6 18, 4 6 24। अब ये दो आपके पास नंबर्स हैं, 18 एंड 24, 18 एंड 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो रेशियोज दे रखी थी, उन्होंने बोला था दोनों रेशियोज में आपने 6 ऐड करना है, क्योंकि बोला ना 6 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। ठीक है, मतलब दोनों टर्म्स में आपने 6 ऐड करने हैं, देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5। तो आपने 4:5 के अकॉर्डिंग वो दोनों रेशियोज को आपने उसके अकॉर्डिंग इक्वल रखना है, फिर उससे आपके क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यूज निकल आएंगी। क्लियर है? ठीक है, एक बार हम चेक करना है वो कर लो। हाँ जी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, इफ a/4 इज इक्वल टू b/5 देन। अब इनके आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन आपको लिखा है, ए ऑप्शन आपके पास है a प्लस 4/a-4 इज इक्वल टू b-5/b+5। कुछ आपको देख के ऑप्शंस को पता लग जाएगा कि वो क्या बताना चाहते हैं।
ठीक है, जैसे कि ऑप्शन अगर हम सारे देखो ए बी एंड सी, आप तीनों ऑप्शंस देखो तो तीनों ऑप्शंस आपको लगेगा कि हमने एक प्रॉपर्टी कर रखी थी। प्रॉपर्टी कौन सी थी? वो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली, जो कंबाइन वाली थी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली। आपने उसमें देखा था ना कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इन तीनों में आपको ये चीज़ दिखेगी। लेकिन अब आप इनके साइन देखो, ए में आपने क्या साइन देखा? यहाँ पे प्लस का है, जो हमारे यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी प्लस डी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम इसमें, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, बिल्कुल ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखिए एक बार कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, जो कि ये भी गलत हो गया क्योंकि ऊपर हमारा क्या आता था? a प्लस बी आता था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a इज टू b इज इक्वल टू 4:1 देन अंडर रूट a अपॉन बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए। डायरेक्टली हम अगर यहां पे कर दूं, अब जो जो आपकी वैल्यूज दे रखी हुई हैं, जैसे कि कितनी वैल्यू दे रखी है उन्होंने आपको? 4 वैल्यू दे रखी है सिंपल ए में। ठीक है, तो 4/1 जो जो वैल्यूज आप उनमें वो पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है, और बी की आपके पास 1 है। ठीक है, देन प्लस अगेन बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 है, एंड ए की वैल्यू कितनी आपके पास? 4 है। ठीक है, अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि हम क्या कर सकते हैं? उसका अंडर रूट हटा के हम करते हैं ना कि 1/2, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2/1 का स्क्वायर अपॉन 1/2। ठीक है, क्योंकि पता है ना आपको 2 2 ज़ा 4 होता है, और 1 को इंटू 1 करोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो 2/1 का स्क्वायर कर दिया होल का, इंटू अंडर रूट हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया? इंटू 1/2 कर दिया। सेम ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। अब समझ आ गया ना कि 1/2 में कौन सा लेकर आई हूँ? ये मैं सिर्फ ये वाला लेकर आई जो मैंने अंडर रूट हटाया है। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए मैंने 1/2 लाई हूँ, और जो ये वाला 2 है ये स्क्वायर्स है, इसलिए मैंने उसको स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा? 1/2 प्लस 1, सॉरी 2/1 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 ही आएगा। 1 के टाइम में 2 कब आता है? 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 के टाइम में 2 आता है 1 से, तो 1 1 1, तो 5/2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कुछ नहीं किया हमने, सिंपल जो ए की टर्म थी हमने अंडर रूट के अंदर ही हमने ए को कितना वैल्यू पुट करी? 4 करी, और बी की कितनी थी? 1 थी, मैंने 1 पुट कर दी, प्लस अगेन बी की वैल्यू कितनी थी? 1 पुट कर दी, और ए की कितनी थी? 4 पुट कर दी। अंडर रूट में था ये, मैंने अंडर रूट रिमूव करने के लिए मैंने बाहर लिख दिया हाफ। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि जो 4 है वो किसको स्क्वायर है। ठीक है, और 1 नीचे है, तो 1 अगर हम 1 को अगर इंटू 2 टाइम्स भी करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो भी 1 ही आना है, तो ये भी किसका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बाहर होल स्क्वायर कर दिया, तो वो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2/1 प्लस 1/2। देन मैंने इनका एलसीएम ले लिया, तो हमारा कितना आ गया आंसर? 5/2। ठीक है, एक बार ये चेक कर लो, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ जी, ठीक है, चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है x/b प्लस c माइनस a। b प्लस c माइनस a इक्वल्स टू y c प्लस a माइनस b। c प्लस a माइनस b, ठीक है, इक्वल टू z, यहां पर हो जाएगा
ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और उन्होंने कौन सी इक्वेशन बोली है सॉल्व करने के लिए, एक बार चेक करें। देन ये हमें इक्वेशन एक दे रखी है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। बी माइनस सी इंटू एक्स, बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई, सी माइनस ए, सी इंटू वाई, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये सी है, प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, ए माइनस बी इंटू जेड, ए माइनस बी इंटू जेड, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसको आपने सॉल्व करना है और आपको सिर्फ ये चीज़ दे रखी थी। अब मैं आपको दोबारा से अभी रिपीट नहीं करके बताऊंगी कि एक्चुअल में जो x की वैल्यू है वो आपकी ये है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी वैल्यू होती थी, जैसे कि a/4 होता था इक्वल टू b/5 होता था और c/2 होता था, तो मैं ये करती थी कि a/4 इज इक्वल टू x, जिससे मैं कर देती थी a इज इक्वल टू 4x, ठीक है। एक्चुअल में वही नंबर आता था जो हमारा नीचे होता था इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है कि नंबर हमारा यही है, x की वैल्यू हमारी यही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ y है, जहाँ z है, वहाँ पे आपने इनकी ये वैल्यूज पुट कर देने थी जो कि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। वही आपने वैल्यूज उनकी पुट कर देनी है, जैसे कि b माइनस सी यहाँ पे रहेगा, x मल्टीप्लीकेशन में है तो x की सारी ये वैल्यू पुट कर दीजिए, b प्लस सी माइनस ए, अगेन प्लस, अब c माइनस ए, c माइनस ए, अब y की वैल्यू कितनी है, c प्लस ए माइनस बी, ठीक है। देन प्लस a माइनस बी, अब z की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, अब इस b को पहले हमने इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बी स्क्वायर हो गया, देन प्लस बी सी, देन माइनस ए बी, ठीक है। अब अगेन ये b हट गया, अब c से कर दो, c नहीं है अकेला, नेगेटिव का साइन आगे है, माइनस c है, ठीक है। माइनस c इंटू बी इज माइनस बी सी, माइनस c इंटू प्लस सी, माइनस c का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन और AC आ गया, ठीक है। ये हमारे सिर्फ अभी ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन ये वाला, यहाँ प्लस का साइन आ गया, अब C का स्क्वायर, अब इसको इसके साथ एंड इसके साथ, ठीक है। C का स्क्वायर आ गया, प्लस AC आ गया, माइनस BC, ठीक है, एंड अब माइनस का हम शुरू कर रहे हैं, माइनस ए का, माइनस AC माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब हमारी ये टर्म भी खत्म हो गई, ठीक है। अब लास्ट टर्म शुरू हमारी, ये प्लस का साइन ये वाला, ठीक है। अब प्लस, अब इसको हमने इन तीनों के साथ करना है, पहले a का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। अब माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस बी सी, ठीक है। अब देखो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पे कुछ कट कुट रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना चीजों को, क्या क्या चीजें कट रही हैं हमारी। चलिए एक देखिए, ये पॉजिटिव का बी स्क्वायर, ये नेगेटिव का बी स्क्वायर, ये कट गया, ये प्लस बी सी, ये माइनस बी सी, ये कट गया, ये माइनस ए बी, अब देखो प्लस ए बी है, बिल्कुल है, यहां से ये कट गया, ठीक है। अब
ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर, ये कट गया। अब ये प्लस ए सी, अब देखो माइनस वाला ए सी है, ये काट दो। अब ये प्लस ए सी, अगेन एक माइनस ए सी होगा, ये मिल गया, ये काट दो। अब ये माइनस बी सी है, यहाँ पे प्लस बी सी है, यहाँ पे दोनों काट दो। प्लस माइनस नेगेटिव कट रहे हैं ना, ऑपोजिट साइन वाले, ठीक है। ये माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस पॉजिटिव ए स्क्वायर, ये काट दो। अब कुछ बचा, ये प्लस ए बी, ये माइनस ए बी, इसको काट दो। सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। आंसर कितना आ गया? 0। ये आपका आंसर है। इतना कुछ आपने मल्टीप्लाई किया सब कुछ, और ये सब कुछ अपना लाके हमारा एंड में क्या हुआ, सब कुछ ही कट गया। आंसर कितना आ गया? 0। अब एक और बात जो बच्चे बहुत गलती करते हैं कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, 0 एंड 1 में पता नहीं लगता उनको, वो आंसर कितना कर देते हैं, 1 कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये आंसर गलत हो जाएगा। 1 कब आता है? जब डिवीजन में होता है। जैसे 2/2 होता है, 2/2 होता है तो 1 आता है। लेकिन 2 - 2 होगा तो कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, बस ये चीज जरूर ध्यान रखना। 2/2 होगा तो 1 आएगा, 2 - 2 होगा तो 0 होगा। अब यहाँ पे क्या था, ये प्लस माइनस में थे, इसलिए यहाँ पे 0 आया है। अगर ये डिवीजन में होते तो आंसर कितना आता? 1 आता। और आप जरूर देखना, इधर ऑप्शन में 4 ऑप्शंस में एक 0 भी होगा, एक 1 भी होगा। वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होगा। देखो, ऑप्शन नंबर ए में 1 है, ऑप्शन नंबर बी में 0 है। ठीक है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखना बात का कि अगर तो डिवीजन कर रहे होते हैं और सेम नंबर्स होते हैं तो सारा कुछ कट कटा के 1 आता है। अगर हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो आपका क्या आता है? 0 आता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज हमारे सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1B के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।